ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ लिया था। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी थी, चाहे वो ईपीएफ हो, पीपीएफ हो, एनपीएस हो, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उनके एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका जो पीएफ कटता है उसे उस पीएफ को क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। और अगर प्राइवेट कंपनी है, 20 से अधिक उसमें एम्प्लॉयज हैं, तो उनका भी पीएफ कटता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट प्रोविडेंट फंड। और देश में कोई भी जो भी नागरिक है 18 साल से ऊपर, वो अपना पीएफ खुलवा सकते हैं एक स्कीम के तहत जिसे कहा गया था नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, ये हमने देखा था। और हमने समझा था कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। एक्चुअली में हमारा ही पैसा होता है जो हम सर्विस के दौरान गवर्नमेंट उस पैसों को काटती है और उसको कुछ रिटर्न दे करके लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम हमें वापस देती है एज अ पेंशन, और कभी कभी एक ही साथ में पूरा अमाउंट रिटर्न कर देती है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने समझा था कैप्चा वगैरह का इस्तेमाल किस लिए होता है। कैसे टिकट निकालते टाइम बहुत सारा फ्रॉड होता था, लोग रजिस्टर्ड नहीं होते थे लेकिन बहुत सारे टिकट को निकाल करके बेच दिया करते थे। तो उससे टैकल करने के लिए गूगल ने कैप्चा वाला सिस्टम लाया था। कैप्चा में भी हमने दो चीजें देखी थी, एक जो कैप्चा को हमें फिल करना रहता था और एक रहता था जिसमें सिर्फ हमें टिक करना रहता था, आई एम रोबोट जिसमें लिखा रहता था। और जिसमें हम टिक करते थे उसमें टिक करते ही सारा का सारा हमारा ईमेल आईडी, पासवर्ड और जितना भी आईपी एड्रेस रहता है सारा डेटा गूगल के पास चला जाता था, जिससे अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रहता था तो उसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता। ठीक है, चलो मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ थोड़े बहुत, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। और हम लोग आज पढ़ेंगे कोर सेक्टर के बारे में। ठीक है, कोर सेक्टर किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोर सेक्टर कहते हैं। ऐसे ही भारत में भी इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं कुछ कुछ, उसे कोर सेक्टर के फॉर्म में देखेंगे। लेकिन मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जैसे कि जो प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड कितने परसेंट कटता है? 12%। 12%, बरोबर। ओके, इसे प्रोविडेंट फंड के पैसे को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन संभालती है? ईपीएफओ का फुल फॉर्म? हाँ, बरोबर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ये हमसे यार। चलो आगे समझते हैं कोर सेक्टर के बारे में। देखो, जैसे भारत है तो भारत को चलाने के लिए, या भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, पर्सन हो, उन सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ सेक्टर की जरूरत पड़ती है जिसे हम कोर सेक्टर के फॉर्म में जाते हैं। जैसे हमें अगर बिजली चाहिए तो बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है ना? इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी उसके लिए कोल का होना जरूरी है। गाड़ियां चलानी है तो पेट्रोल का होना जरूरी है। समझा रहे क्या? पेट्रोल डीजल बनानी है तो पेट्रोलियम मतलब कि पेट्रोलियम का होना जरूरी है। पेट्रोल डीजल क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। लेकिन जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल काला काला जो रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। और उससे अलग अलग, चाहे वो कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ये सब क्या बनाए जाते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का होना जरूरी है। उसी तरीके से अगर घर बनाना है तो सीमेंट का होना जरूरी है, आयरन स्टील का होना जरूरी है। बात समझ रहेगा? हाँ, तो ऐसे कुल भारत में 8 कोर सेक्टर है। अगर इनमें से किसी भी कोर सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट आता है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें पूरे भारत में देखने को मिलती है। जैसे अगर कोल महंगा होता है, ठीक है, कोल महंगा होगा तो उसके साथ साथ हर एक चीज महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोल महंगा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी। ठीक है, कोल महंगा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। क्योंकि कोल को जला करके जब हम लोग क्रूड ऑयल रहता है, क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो उसमें हमें क्रूड ऑयल की दाम में हमें जो कि बढ़त देखने को मिलेगी। और क्रूड ऑयल का दाम अगर बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड जो भी
प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे वो डीजल हो पेट्रोल हो, वो बढ़ने लगेगा। वो बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हर एक चीज महंगी हो जाएंगी। समझा रहा है क्या? हाँ। तो पहले समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जो 8 कोर सेक्टर है वो कौन कौन से हैं। 8 कोर सेक्टर में सबसे पहला आता है गैस। ठीक है, गैस। कोर सेक्टर में पहला क्या आता है? गैस। गैस। दूसरा आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये जो बैरल में आता है ना क्रूड ऑयल, और सीधा समुद्र के नीचे से निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पेट्रोलियम। तो पहला कोर सेक्टर गैस, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा इस पेट्रोलियम से बने हुए उसके प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं आते हैं। हाँ, जितनी भी, चाहे अगर देखो तुमने घर में पेंट मारना है तो पेंट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, लोग वैसलीन लगाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, जितने भी सनस्क्रीन होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, जितने भी ब्यूटिशियन के जो ये क्या कहते हैं उसको प्रोडक्ट होते हैं, वो सारी की सारी चीजें पेट्रोलियम से बनाई जाती है। पेट्रोलियम का एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, भारत क्या करता है, जैसे रसिया हो गया, रसिया से सस्ते दाम पर पेट्रोल खरीद लेता है और उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना करके वही अमेरिका और दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। इससे हमें फायदा होता है और अमेरिका इसी बात से जल जाता है कि भाई तुम लोग सस्ते दाम पे तेल खरीद लेते हो रसिया से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना करके हमें बेच देते हो। ठीक है, तो इसलिए बार बार कई बार सुना होगा कि अमेरिका ना हम भारत को क्या कहता है कि रसिया से ऑयल मत खरीदो, रसिया से नहीं खरीदेंगे तो अमेरिका से खरीदे जो महंगे दाम पर है? जहाँ सस्ता मिलेगा वही खरीदूंगा ना है? नहीं, बहुत हरामी है अमेरिका। ठीक है, तो कोर सेक्टर में पहला चीज क्या हो गया? गैस। गैस। दूसरा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। तीसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। चौथा आ जाएगा कोल। चौथा कोल। चौथा कोल। पांचवा इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा इलेक्ट्रिसिटी। छठवां सीमेंट। छठवां सीमेंट। सीमेंट। और सातवां आयरन स्टील। आयरन स्टील। आयरन एंड स्टील। और आठवां फर्टिलाइजर। आठवां फर्टिलाइजर। ये सारे के सारे कोर सेक्टर हैं जो इंडिया को चलाते हैं। तो बताओ कोर सेक्टर में कौन कौन से 8 कोर सेक्टर हैं? गैस, हाँ, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, एंड आठवां आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी कि भारत को अगर बर्बाद करना है, अगर कोई कंट्री जैसे सोचे, चाइना सोचे कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान सोचे हम भारत को बर्बाद कर देंगे, तो उसे इन्हीं कोर सेक्टर को सबसे पहले बर्बाद करना है। अगर एक कोर सेक्टर बर्बाद हो जाएंगे तो इंडिया ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही हर कंट्री के कोर सेक्टर होते हैं। इवन ये जो 8 चीजें हैं वो हर कंट्री को जरूरी है। समझ में आया क्या? हर कंट्री को, चाहे कोई भी देश हो। कोई भी देश का बिना बिजली के चल सकता है? नहीं। बिना पेट्रोलियम के उसका कोई भी काम हो सकता है? बिना गैस को चूल्हा जला सकते हैं? नहीं। बिना कोल के वो अपने बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं? हाँ, कोल को रिप्लेस किया जा सकता है यूरेनियम के जरिए, लेकिन जो गरीब देश हैं उनको यूरेनियम मिलता नहीं है। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए तो कोल का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बिना सीमेंट के क्या कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है? नहीं। आयरन स्टील के कोई भी रेलवे ट्रैक, कोई भी बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं? नहीं। बिना फर्टिलाइजर के आदमी खेतों में उत्पादन कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है? तो सोचो, अगर इसमें से कोई भी चीज गड़बड़ होता है तो उसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर या पूरी दुनिया के ऊपर। कोर सेक्टर समझ में आ गया? भारत में कुल कितने कोर सेक्टर, कौन कौन से 8?
गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, आयरन, स्टील एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, जब कभी शेयर खरीदना रहेगा ना, अगर किसी को शेयर खरीदना रहे तो सोचो इन्हीं सब सेक्टर में से किसी किसी का शेयर खरीद लो। ठीक है, जैसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनकी खपत कभी बंद नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसे सेक्टर्स के मतलब कि जो कंपनियां रहेंगी उनके अगर शेयर्स खरीदोगे तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, तुम्हें फायदा मिलेगा। जैसे हो सकता है कि पेट्रोलियम जो है वो वॉर के टाइम पीरियड में बहुत सस्ता मिल रहा हो। ठीक है, तो उस टाइम में जो कंपनी पेट्रोलियम को इंपोर्ट कर रही होगी देश में, उसके शेयर्स डाउन गए होंगे तो तुम उस वक्त खरीद लो। और उसके बाद जब वॉर खत्म होगी फिर से पेट्रोलियम के दाम आसमान पर जाएंगे, हाई जाएंगे, और धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। लेकिन फ्यूचर भी देखना है कि आने वाले टाइम पीरियड में अब लोग शिफ्ट किस पर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ हमने भारत में देखा कि इथेनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है कि 2024 तक हमारे गाड़ियों में 20% इथेनॉल वाला फ्यूल चलेगा, और वही 30 और 35 आते आते 2030-2035 आते आते उसे 100% करने की जो है बात करी जा रही है। तो आने वाले टाइम पीरियड में ये जो पेट्रोलियम सेक्टर है इनका डिमांड घटने वाला है, तो हमें ध्यान किस पर देना होगा, ऐसी कंपनियां जो इथेनॉल वगैरह का प्रोडक्शन करती हैं। इथेनॉल कैसे बनता है, तो जितने भी टूटे फूटे अनाज होते हैं, सड़े गले चीजें होती हैं, उन सबसे इथेनॉल को बनाया जाता है। इथेनॉल को वो कंपनी बनाती है जो शुगर को बनाती है, चीनी। तो चीनी वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर्स को अगर तुम आज खरीद लेते हो तो आने वाले 4 से 5 सालों में तुम्हें अच्छा खासा क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। समझे, वो पैसा जो तुम अगर अपने बैंक में रखते हो तो उससे तुम्हें उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आज के टाइम में उनके शेयर खरीद करके मिलेंगे। समझ में? वैसे ही कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। अब देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उस कंपनी के बारे में सोचो जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से अपने चार्जिंग स्टेशंस लगा रही हो, उस कंपनी का शेयर खरीदो। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में हम देखें तो हमें अडानी भी दिखाई देगा, हमें टाटा पावर भी दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन टाटा पावर का हम न्यूज सुन रहे हैं कि वो अपने, क्योंकि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स है ना, और टाटा मोटर्स क्या बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी तो उसको चार्जिंग स्टेशन बनानी पड़ेगी, चार्जिंग स्टेशन बनाएगा तो उसके इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी। यानी इस वक्त में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम टाटा मोटर्स के भी शेयर परचेस कर सकते हो, आने वाले टाइम पीरियड में लॉन्ग टर्म में तुम्हें फायदा देगा, और ये टाटा पावर का टाटा पावर, ठीक है, ये दोनों के शेयर खरीद सकते हो, आने वाले टाइम पीरियड में तुम्हें फायदा दे सकता है। समझ रहा है, कोर सेक्टर को अगर किसी ने अच्छे से एनालाइज कर लिया ना तो वो शेयर मार्केट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि पूरी चीज इन्हीं सबसे रिलेटेड है, हर एक चीज। क्लियर हुआ? वैसे ही जैसे तुम सीमेंट वगैरह का, सीमेंट जैसे जेके सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, दुनिया भर के सीमेंट है, बर्गर बर्गर तो ट्रेंड है, और हाँ बंगर 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 सीमेंट है। ठीक है, तो सीमेंट के भी जो शेयर्स होते हैं खरीद सकते हो। हालांकि सीमेंट के शेयर्स इस वक्त बहुत हाई दाम पे मिलते हैं, 2000-3000 पर शेयर मिलता है, वो कर सकते हो। अभी आयरन स्टील से रिलेटेड जो भी शेयर्स होंगे उनको खरीद सकते हो, जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील का शेयर खरीद सकते हो, अभी लो रेट पे चल रहा है, धीरे धीरे वो भी हाई भाग रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई कंपनी होगी तो उसके शेयर्स को खरीदा जा सकता है। हालांकि फर्टिलाइजर्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि अब कंट्री सोच रही है धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ मूव करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी टाइम जाएगा ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, तो फर्टिलाइजर के भी शेयर्स अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली अगर किसी को शेयर खरीदना रहेगा तो खरीद ले इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बना रही हो, उसके बाद आयरन स्टील से रिलेटेड चीजों को खरीद सकता है, और ये जो पेट्रोलियम वाला है, पेट्रोलियम वाले का शेयर खरीद सकता है। तो ये कोर सेक्टर समझ में आया। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज
टर्मिनोलॉजीज। देखो, एक चीज होता है बूम, बूम, ठीक है, बूम। बूम का मतलब होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में अचानक से बढ़त आ जाना। जैसे अगर तुमने देखा होगा कि भारत की जो स्टॉक मार्केट रहा होगा, वो भारत का ही क्या, पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट कोरोना के दौरान क्या हो गया था, एकदम डाउन चला गया था। हमारा स्टॉक मार्केट, हमारा जो इकोनॉमी था वो -37% पे चला गया था, है कि नहीं, कोरोना के टाइम। लेकिन धीरे 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 वो रिकवरी किया। लेकिन सोचो, किसी देश की जो इकोनॉमी है वो ऐसे 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 रिकवरी कर रही थी, लेकिन अचानक से ऐसे रिकवर हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, बूम, ठीक है, इसे ही बूम कहते हैं। अब ऐसे ही जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में भी कभी कभी बूम आता है, और वो बूम किसी कंपनी के न्यूज की वजह से आ सकता है। मान लो कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं जोमेटो का, ठीक है, जोमेटो सबको पता है, इसलिए बता रहा हूँ, जोमेटो का एग्जांपल लूं। और मैं अभी ये देख रहा हूं कि लास्ट एक महीने से जोमेटो का शेयर अगर मैं 40 रुपए पर शेयर चल रहा है, ठीक है। लेकिन अचानक से जैसे ही मैं दूसरे दिन नजर उठाता हूँ, देखता हूँ ये जो 40 रुपए पर शेयर चल रहा था, ये अब 50 रुपए पर शेयर चलने लगा। एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपए, यानी एक शेयर में 10 रुपए की बढ़त हो गई। हर शेयर के पीछे कितना, 10 रुपए की बढ़त हो गई। तो मैंने एनालाइज किया, भाई ऐसा क्यों हुआ। तब पता चला कि जोमेटो के शेयर में किसी बड़ी कंपनी ने अपना क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से हैवी शेयर अमाउंट परचेस होने की वजह से डिमांड ज्यादा हो गया और शेयर की वैल्यू बढ़ गई। तो ये एक तरीके से क्या कहलाएगी, समझ में आया? तो किसी भी देश की इकोनॉमी अगर ऐसे धीरे 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 चल रही है तो क्या इसे बूम कहेंगे, नहीं। अगर ये धीरे धीरे चलते चलते अचानक से बढ़ जाए तो उसे हम बूम कहेंगे, बूम, ठीक है। लेकिन दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है, उसे कहते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ, टेक ऑफ, देखो टेक ऑफ क्या होता है समझो। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो इकोनॉमी कांस्टेंट चल रही है, ना तो ज्यादा बढ़ रही है ना तो ज्यादा घट रही है, ठीक है, ठीक है। अब धीरे 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 अगर हम देखेंगे ये कांस्टेंट चल रही थी, लेकिन कुछ वक्त ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे करते करते वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जाती जा रही है, धीरे 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 ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती है। जैसे अगर प्लेन होता है, प्लेन पहले रनवे पे दौड़ता है ना, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा उठता है और उठते 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 कांस्टेंट ट्रोपोस्फेयर में अंदर चली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, भैया उसने टेक ऑफ ले लिया है, समझा। तो किसी भी कंपनी या किसी भी देश की इकोनॉमी पहले कांस्टेंट रेट से चल रही थी, लेकिन एक टाइम पीरियड है जब वो धीरे 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 ही चलते चलते गिरते 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 उठते एक लॉन्ग रन में हमने देखा तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, टेक ऑफ, टेक ऑफ, समझ में? टेक ऑफ और बूम में डिफरेंस समझ में आ गया। तीसरी टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है कंज्यूमर डोमिनेंस मार्केट। कंज्यूमर डोमिनेंस मार्केट, ठीक है। देखो नाम से क्या बता रहा है, कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता है उसका डोमिनेंट हो मार्केट में, यानी मार्केट वही चीज प्रोड्यूस करे जो कंज्यूमर चाहता हो, ठीक है, कंज्यूमर चाहते हो। जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी आई चाइना की, और उसने कहा तुमसे कि हमारे यहाँ सांपों का स्नेक स्नेक का डिमांड बहुत ज्यादा है, आप एक काम करो सांप पाल लो, ठीक है, आप एक काम करो सांप पाल लो।
तो तुमने पहले ही कंपनी के साथ टाइप कर लिया कि हाँ आपको कितने सांप चाहिए, तो उसने कहा कि भैया हमको 1 महीने में कम से कम 1 लाख सांप चाहिए, ठीक है, 1 लाख सांप चाहिए। तो तुमने अपना घर एकदम अच्छे से बनाया, फील्ड को एकदम बढ़िया किया, जो भी जगह थी तुम्हारे पास, और तुमने वहां पर सांप पालना शुरू कर दिया, सांप पालना शुरू कर दिया। लेकिन सोचो एक कंपनी अगर बाद में भाग जाए तब, कहे हमको सांप नहीं चाहिए, तब भारत में क्या सांप की डिमांड है? जो तुम्हारे पास 1 लाख सांप रहेंगे वो क्या करोगे उसको? पूरे पूरे गांव में फैल जाएगा सांप, और पूरे गांव वाले तुमको गांव से बाहर निकाल देंगे, है। और या तो आधे लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे भाई ये तो पूरे गांव में 1 लाख सांप है, कौन किसको किधर काट रहा है किसको पता नहीं है। हालांकि जो सांपों की वैरायटी होती है उसमें से 80% सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए कंज्यूमर डोमिनेंस मार्केट में ये ये होना जरूरी है क्या, कि कोई कंपनी जो प्रोड्यूसर है उसके साथ एक क्या करके रखे, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके रखे कि भाई हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और तुम ये मुझे प्रोडक्ट सिर्फ मुझे ही दोगे और किसी को नहीं दोगे, ठीक है। बिना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अगर कोई इंसान ये काम करता है तो उसको समझ लो उसके एक बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, समझ में आया? कंज्यूमर डोमिनेंस मार्केट समझ में आएगा, जहां पर मार्केट में वही प्रोडक्ट लाया जा रहा हो जिसे कंज्यूमर डिमांड करता हो, लोग डिमांड करते हो। क्लियर? ठीक है, तो हमने कितनी टर्मिनोलॉजी समझ ली? एक बूम, दूसरा टेक ऑफ, और तीसरा कंज्यूमर डोमिनेंस मार्केट, ठीक है, कंज्यूमर डोमिनेंस मार्केट, ठीक है। चौथी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, ठीक है, ट्रेड सरप्लस। अब देखो ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है, हम किसी को, देखो एक होता है एक कंपनी ए है, सॉरी कंट्री ए है, ए भी लिखने की जगह इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये है इंडिया और यह चाइना। इंडिया क्या करेगी, चाइना को कुछ सामान एक्सपोर्ट करेगी, और चाइना भी इंडिया को कुछ सामान एक्सपोर्ट, ठीक है। मान लो इंडिया ने चाइना को 20 रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया और चाइना ने इंडिया को 80 रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया, बताओ फायदे में कौन है? इंडिया फायदे में कैसे है? इंडिया ने 80 रुपए का खरीदा और 20 ही रुपए का बेचा है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, कोई बेच रहा है ना, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब इंडिया खरीद रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब चाइना खरीद रहा है कि नहीं? तो इंडिया ने बेचा सिर्फ 20 रुपए का लेकिन खरीदा 80 रुपए का, यानी 60 रुपए इंडिया के एक्स्ट्रा गए हैं। और ये क्या कहलाएगा, ये 60 रुपए हमारा ये ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड सरप्लस नेगेटिव में है। देखो ट्रेड सरप्लस के दो टर्मिनोलॉजी, या तो ट्रेड सरप्लस पॉजिटिव में होगा या तो ट्रेड सरप्लस नेगेटिव में होगा, ठीक है। ट्रेड सरप्लस या तो पॉजिटिव में होगा या तो ट्रेड सरप्लस नेगेटिव में होगा, ठीक है। अगर हम किसी कंट्री को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा ट्रेड सरप्लस पॉजिटिव होता है, और ट्रेड सरप्लस पॉजिटिव है इसका मतलब हमारे लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है। जैसे इंडिया जब यूएसए के साथ ट्रेड करता है, यूएसए के साथ, तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस होता है वो पॉजिटिव होता है। हम यूएसए को ज्यादा चीजें बेचते हैं और कम चीजें खरीदते हैं, लेकिन वही चाइना के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस नेगेटिव रहता है। समझ में आया? ठीक है, तो ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट के टाइम में जो क्वांटिटी निकल के आती है, जो अमाउंट आती है उसे कहते हैं, ये ट्रेड सरप्लस या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ज्यादा अमाउंट में हमने एक्सपोर्ट किया तो ट्रेड सरप्लस पॉजिटिव होगा, और कम अमाउंट में
हमने एक्सपोर्ट किया तो ट्रेड सरप्लस नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं टर्मिनोलॉजी रेवेन्यू। यार ये रेवेन्यू के बारे में तो बहुत कई बार पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारी कंपनी है सी कंपनी ने 100 जो है लैपटॉप बनाया और इन 100 लैपटॉप को बेचा 2 लाख करोड़ में। ठीक है, 2 लाख करोड़ में। अभी 2 लाख करोड़ में बेच तो दिया, लेकिन अभी भी इसमें से तुमको टैक्स देना है, तुम्हारे लोन चुकाने हैं, ये सब सारी चीजों को निकालना है। तो देखो, बिना टैक्स बिना लोन निकाले प्रोडक्ट को बेच करके जो पैसा जनरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। समझा? तो वो पैसा जो प्रोडक्ट को सेल करके बिना टैक्स दिए जो हमारे पास टोटल अमाउंट बचा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। या किसी भी टोटल प्रोडक्ट को सेल करके जो पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। क्या उस रेवेन्यू वाले पैसे में से क्या टैक्स को घटाया गया रहता है? नहीं, टैक्स को नहीं घटाया गया रहता है। तो अमाउंट कलेक्टेड आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट बिफोर पेइंग द टैक्स, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। क्लियर? रेवेन्यू समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग ये पेरिसेबल फूड क्या होता है। पेरिसेबल फूड, ठीक है, पेरिसेबल फूड। देखो, पेरिसेबल फूड जिसको हिंदी में कहते हैं नवासान वस्तु, या फूड की जगह हम लोग गुड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिसेबल गुड्स या पेरिसेबल फूड। ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं, मिल्क क्या नॉर्मली हम गर्म करके रख दें तो 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा अच्छे से? मतलब लगता है 24 घंटे में ही वो जम जाएगा, है ना? या तो उसे हमें अगर 24 घंटे से अधिक रखना है तो हमें उसे बार बार गर्म करना पड़ेगा, या तो उसे फ्रिज में ठंडा करके रखना पड़ेगा, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स भी क्या होते हैं? पेरिसेबल गुड्स के अंडर आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर हम वेजिटेबल में बात करें तो टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन टमाटर के कंपेयर में क्या आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, लहसुन ये सब जल्दी खराब होते हैं? नहीं। तो क्या आलू, पोटैटो, टोमेटो, अनियन ये सब पेरिसेबल फूड में आएंगे? नहीं। उसी तरीके से अगर हम इसमें मछलियों की बात करें तो मछलियां भी क्या हो जाती हैं? पेरिसेबल फूड में आ जाती हैं। मछली को ऐसे रख दो, 2 दिन में बास मारने लगेगा, पूरा सड़ जाएगा। ठीक है, तो मछली भी जल्दी खराब हो जाती है। तो पेरिसेबल फूड या पेरिसेबल गुड्स किसे कहते हैं? समझ में आया क्या? ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं उन्हें हम पेरिसेबल गुड्स या पेरिसेबल फूड के नाम, मतलब के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी समझते हैं, असेट किसे कहते हैं? असेट, असेट, ठीक है। देखो, किसी भी कंपनी असेट 2 टाइप के होते हैं। एक जिन्हें हम टेंजिबल, टेंजिबल, और एक होता है इनटेंजिबल। ये वर्ड कई बार सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, टेंजिबल का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, कैन टच, कैन टच। टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब कैन नॉट टच, कैन नॉट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि मैं मान लेता हूं टाटा कंपनी।
टाटा, टाटा स्टील मान लो, टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील में जो उसकी बड़ी बड़ी मशीनरीज होगी, मशीन, उनको हम टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उनके पास कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर्स, उसको टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उनकी बिल्डिंग्स होंगी, बिल्डिंग्स को टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन इसी कंप्यूटर्स के अंदर जो फीड होगा, लाइक सॉफ्टवेयर, क्या उसे हम टच कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। कोई मैसेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, क्या उसे हम टच कर सकते हैं? उसके शेयर्स, क्या हम शेयर्स को टच कर सकते हैं? नहीं। ये सारी की सारी चीजें किसी भी कंपनी की टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को मिला करके जो जो एक अमाउंट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? असेट। असेट, समझ में आया? ओके। असेट, असेट में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम छू सकेंगे, और इनटेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते हैं। समझ में आया क्या? बताओ, टाटा स्टील का जो लैंड होगा, जमीन, वो टेंजिबल में होगा कि इनटेंजिबल में? टेंजिबल में होगा, ठीक है, टेंजिबल में। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी समझते हैं, एमएनसी। एमएनसी, जिसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। देखो, ऐसी कोई भी कंपनी जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश में भी ट्रेड करती है, उनके ब्रांचेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एमएनसी। जैसे टाटा का इंडिया में टाटा स्टील है ही, साथ ही साथ यूरोप में, सिंगापुर में और ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग कंट्रीज में क्या है, उनकी एक कंपनी है। तो टाटा स्टील क्या है? एक एमएनसी है। या टाटा ग्रुप हम क्या कहेंगे? एक एमएनसी है, मल्टी नेशनल कंपनी है। समझा? एमएनसी क्या होता है? एमएनसी कुछ नहीं, छोटा सा वर्ड है। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके ब्रांचेस अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी होते हैं, उन्हें हम एमएनसी कहते हैं। क्लियर हुआ? एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज लेआउट। लेआउट, लेआउट को हिंदी में कहा जाता है छटनी करना। छटनी, ठीक है। अब देखो, किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज, ध्यान से सुना, किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज इकोनॉमिक क्राइसिस या कंपनी को हो रहे घाटे के दौरान जब एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, तो हम उन्हें कहते हैं ले आउट करना। ले आउट, जैसे जब कोरोना आया था तो जितने भी होटल्स रहे होंगे, होटल्स, हमने देखा था होटल्स में काम करने वाले अधिकतर लोगों को क्या कर दिया गया था? काम से निकाल दिया गया था। तो उसे क्या कहा गया? ले आउट। ले आउट, ले आउट मतलब छटनी। तो क्या ले आउट में कंपनी के सारे वर्कर्स को निकाल दिया जाता है? नहीं। जितनी रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, जैसे कि कंपनी परफॉर्म अच्छी नहीं करी है होटल्स में, जैसे मान लो होटल्स में 10 कमरे हैं, ठीक है, 10 रूम है, और 10 रूम के लिए रूम सर्विस देने के लिए जो है 10 हमें सर्वेंट चाहिए, ठीक है, सर्वेंट चाहिए। लेकिन इस होटल में कोई आ ही नहीं रहा है, एक ही सर्वेंट है जो रोज 10 कमरों में झाड़ू मार सकता है, साफ सफाई कर सकता है। तो 10 में से 9 लोगों को क्या कर दिया जाएगा? ले आउट कर दिया जाएगा, उन्हें निकाल दिया जाएगा। समझा? तो एक बंदा रहेगा जो 10 रूम को देख लेगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, ऐसी लेआउट की एक रियल घटना बताता हूं। ये दिखाई दे रहा है, ये बोइंग 737 मैक्स, ठीक है, बोइंग 737 मैक्स। दुनिया में दो ही कंपनियां हैं जो एरोप्लेन को बनाती हैं। एक तो वो दोनों ही अमेरिका की है, ठीक है, अमेरिकी है बोइंग। तो एक बोइंग है, दूसरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद से
पता नहीं उसका मुझे दिमाग मतलब नाम ठीक नहीं हो रहा। खैर इसकी कहानी समझते पहले। जैसे बोइंग है, बोइंग ना क्या किया कि एक ऐसे जहाज को उसने बनाया जो फ्यूल को बहुत हद तक क्या कर सकता था, रिड्यूस कर सकता था। किसी भी जो एयरलाइंस है उस एयरलाइंस का जो सबसे अधिक खर्चा आता है ना वो फ्यूल पर आता है। ठीक है, कि जितना अधिक वो ट्रेवल करते हैं, जितना डिस्टेंस जाते हैं, उन्हें उतना अधिक फ्यूल जलाना पड़ता है और जो एरोप्लेन का फ्यूल आता है वो काफी कॉस्टली होता है। समझा? उसके बाद एयर जो एयरलाइंस होती हैं उनमें सीट लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेन की तरह एक सीट पर जो है 4 लोग के बैठने की जगह है तो 8 लोग बैठकर जा सकते हैं। एक 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 बोगी में अगर 100 लोग को बैठने की जगह है तो उसमें 200 ठूस के जा सकते हैं। ऐसा एयरलाइंस में या एरोप्लेन्स में होता नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, जितनी भी एरोप्लेन्स होती हैं उसमें वजन जितना कम रहता है फ्यूल उतना कम खर्चा होता है। ठीक है। जब एरोप्लेन आसमान में उड़ती है तो अगर आसमान क्लियर है, बैड वेदर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी फ्यूल एकदम कम खर्चा होता है। यानी अगर बैड वेदर है तो फ्यूल ज्यादा खर्चा होता है क्योंकि लैंडिंग करने को नहीं मिलता है। कई बार जहाजों को ऊपर ही राउंड लगाना पड़ता है, तो जितना अधिक टाइम ऊपर रहेंगे उतना अधिक फ्यूल यूज होगा और उतना अधिक खर्चा आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही बोइंग कंपनी ने एक जहाज निकाला जिसको नाम रखा बोइंग 737 मैक्स। उसने ना इसमें एक ऐसा सेंसर लगाया था इसके मुंह पे अंदर साइड कि अगर ये जहाज ऊपर गई है, ठीक है, और इसको लग रहा है कि अब स्टेबिलिटी सिचुएशन में आ गई है, जहाज को और ऊपर नहीं जाना है, तो ये पायलट को बिना बताए ही मतलब अपने कंट्रोल में ले लेता और उसको आराम से चलाने लगता। पायलट उसे ऑटो पायलट पे करके वो खुद भी कर सकता था। जहाज ये जो सेंसर था उसे आराम से जहाज को क्या करती थी, ले जा करके जहां इसको डेस्टिनेशन पे ले जाना है वहां तक आराम से लेकर जाती थी। ठीक है। उसके बाद ये सेंसर बैड वेदर कंडीशन को सेंस करके हर एक चीजों का डेटा आराम से दे देती थी पायलट को, और पायलट उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा अपना कैलकुलेशन करके कितने टाइम पीरियड में हमें जाना है, कितना डिस्टेंस है, वो सब कुछ मतलब एक कैलकुलेट कर लेते थे और इससे एयरलाइंस को बहुत फायदा होता था। तो जब ऐसा चीज देखा जाने लगा तो इस बोइंग 37 मैक्स की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी। ठीक है। अब एक वक्त क्या हुआ कि एक जो यूथोपियन एयरलाइन थी, ठीक है, यूथोपियन एयरलाइन थी, वो अपने रूट से, ऐसे समझो कि जैसे ये इसका रनवे है और ये रनवे से अभी ऐसे उड़ने वाला था, लेकिन इसके जैसे ऊपर गया ये सेंसर को ऊपर ना ये जम गया था। मतलब जब एयरलाइंस ऊपर आसमान में रहती हैं तो इसके सेंसर्स पर ना बर्फ जम गया था। तो बर्फ जम गया था तो इस सेंसर को क्या लगा कि एयरलाइन बहुत ऊपर चला गया है, इसको नीचे करना है। अब पायलट जो है कह रहा है ऊपर जा, एयरलाइन वो सेंसर कह रहा है नहीं नीचे जा। पायलट का इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा और ये जो एयरलाइन था ये नीचे आकर के क्या हो गया, क्रैश हो गया और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। ठीक है। ऐसे ही दोबारा फिर एक एयरलाइन के साथ उसी मतलब इथियोपियन एयरलाइन के साथ 1 महीने के बाद फिर से ऐसी सिचुएशन हुई। जब ऐसा 2 बार कांड हो गया तो सारे लोगों ने पूरी दुनिया में जितना डिमांड चल रहा था बोइंग 373 मैक्स का, उसका डिमांड लोगों ने घटा दिया, उसका डिमांड घट गया। अब बताओ जो कंपनी जो जहाज को बना रही है, अब उसके पास जो जहाज अगर ऑर्डर में आए रहे होंगे वो पेंडिंग में चले गए होंगे, वर्कर्स कहाँ काम करेंगे उसके बनाने वाले। ठीक है। अब देखो जहाज है, एक वर्कर जो किसी पर्टिकुलर पार्ट को बनाता है वो दूसरे पार्ट को नहीं देखता है। ठीक है। क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक क्या होता है, बहुत बड़ा हादसा को होने की संभावना हो जाती है। तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। लोगों ने सोचा कि मतलब अगर भारत की बात करें तो भारत ने कहा कि कोई भी देश का अगर कोई जहाज और वो बोइंग 373 मैक्स है तो अगर भारत के ऊपर से भी जा रहा है ना तो उसे बैन कर दिया जाए, क्योंकि क्या पता ऊपर से जा रहा हो भारत में ही गिर जाए है ऊपर से जा रहा हो उसका दिमाग खराब हो जाए, भारत में ही गिर जाए।
तब जो है भारत ने भी इस प्लेन को क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब भारत के बैन करने के बाद और भी इसका जो कि रूट, अब किसी को जैसे मान लो ठीक है, अब मान लो कि जैसे किसी को यहाँ कजाकिस्तान से अब जाना है यहाँ ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऊपर से ऐसे होके जाएगी। अब अगर भारत ने अपना पूरा एयर रूट अगर बंद कर दिया तो या तो ऐसे होकर जाए या तो ऐसे होकर जाए, अब उसे एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, तो भाई अब जब एक्स्ट्रा खर्चा देने की बात आई, लोग धीरे धीरे उसकी और डिमांड करने लगी। तो बाद में पता चला कि इसकी क्या सिचुएशन है, तो इन लोगों ने इस जो सिस्टम में और खुद पर इसका जो सिस्टम लगाया हुआ था उसको कहा जाता था एमकैस। एमकैस मैन्युअरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेड सिस्टम, ठीक है। ये एमकैस क्या करता था कि ऑटो मतलब कि ना पायलट से सारा का सारा पावर छीन लेता था, और इस कंपनी ने किसी को बताया नहीं था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे इसको सुधारना है, ठीक है। यानी कि पावर कैसे पायलट के हाथ में देना है कि पायलट डिसीजन ले सके कि भाई कहाँ करना है, और मतलब कि सच में लैंडिंग कराना है या ऊपर की साइड जाना है या नीचे की साइड जाना है, ठीक है। जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा डिमांड घट गया था, और जब डिमांड घट गया तो इसके जितने भी वर्कर्स थे, हजारों जो वर्कर्स थे, उनको क्या कर दिया गया, उनकी कंपनी से छुट्टी दे दी गई, उन्हें कहा गया, उन्हें ले आउट कर दिया गया, ठीक है। बाद में कंपनी ने को ये सारा डिफॉल्ट पता चला धीरे धीरे कैसा, हाँ ये सिस्टम है, सिस्टम पकड़ा जाता है। इसलिए तुम देखते होगी कि कोई भी जहाज आता है ना, तो उड़ करके जब वो खड़ा होता है तो उसके ऊपर पानी डाला जाता है, वो धुलने के लिए नहीं, क्योंकि जब वो आसमान में रहता है तो उसके ऊपर बर्फ जो कि चढ़ गई रहती है, ठीक है। उसके सेंसर्स वगैरह अच्छे से काम कर सके, जो बर्फ हो वो पिघल जाए, और जो बोइंग 373 मैक्स के साथ जो घटना हुई थी वो घटना वापस किसी भी दूसरे एरोप्लेन के साथ ना हो। समझा। ये सारी की सारी कोर सेक्टर और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी वो सब समझ में आ गई। आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम